अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क डन ऑन आइडियल गैस। लास्ट टाइम जो हमने वर्क डन ऑन आइडियल गैस देखा उसमें हमने किसी प्रोसेस की बात नहीं की थी, लेकिन अब हम डिफरेंट प्रोसेसेस में देखेंगे कि वर्क डन जो है आइडियल गैस में वो किस तरह से हो सकता है। पहला जो वर्क डन है वो है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है? आइसो मींस सेम एंड थर्मल मींस टेम्परेचर। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है या टेम्परेचर सेम रह रहा है, उसके दौरान जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, हम वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले लास्ट टाइम वर्क डन के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी या जो हमने एक्सप्रेशन डेवलप किया था वो था W = माइनस इंटीग्रल ऑफ P × dV, जिसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन जो है PV = nRT, ये हमें पता है कि ये इक्वेशन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम P की वैल्यू लेते हैं, दैट इज इक्वल टू nRT/V। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे P की जगह पे प्लेस कर दें तो ये इक्वेशन जो है वो रीअरेंज होने से कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमें देगी, जिसमें हमने लिमिट्स जो है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक की लगाई हुई है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजिंग एलिमेंट है वो सिर्फ वॉल्यूम है, बाकी सब जो है वो कांस्टेंट टर्म्स के तौर पे आ रही हैं, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा, आर पहले से ही कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम जो है वो चेंजिंग पैरामीटर है, इसलिए हमने वॉल्यूम के लिहाज से लिमिट अप्लाई करनी है इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। जब हम यहाँ पे nRT को तो बाहर ले लेंगे इंटीग्रल के, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो dV/V आ जाएगा। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो आ जाएगी, क्योंकि ये देखें नीचे वो वेरिएबल है, ऊपर उसी का डेरिवेटिव है, तो ये आ जाएगा ln VF - VI। और लॉग में ये होता है, लॉग प्रॉपर्टी है ये कि जब भी नेगेटिव साइन आ रहा होता है दो पैरामीटर्स के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान में, तो उसको हम इस तरह से डिवीजन में लिख सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा W = -nRT ln VF/VI, दैट इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो है वो सेम रहता है। अगर प्रेशर सेम है तो हम उसी इक्वेशन से स्टार्ट लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। हमने यहाँ पे कहा कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो जो चेंजिंग पैरामीटर है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही है। तो वॉल्यूम जो है इसके लिहाज से हमने लिमिट अप्लाई की, P जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, और जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ dV की होगी, दैट इज इक्वल टू VF - VI आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स। तो इसके लिए जो वर्क डन बनेगा आइसोबैरिक प्रोसेस के दौरान वो होगा W = -P VF - VI। इसी तरह हम वर्क डन फाइंड करेंगे ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि वॉल्यूम अब चेंज नहीं होगा। तो जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी W = इंटीग्रल ऑफ P × dV। dV अब आप इसमें देखें कि हमने कहा कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है, तो इसका मतलब है जब हम इस पे वॉल्यूम के लिहाज से लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों टाइम पे वॉल्यूम वही रहेगा, एक सेम ही वॉल्यूम रहेगा। तो हमने VI की जगह पे भी VF प्लेस कर दिया। सिंपली जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो VF - VF जो है वो 0 हो जाएगा। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, dV का मतलब ये है कि हम चेंज ले रहे हैं वॉल्यूम में, तो जब चेंज ही 0 है, हमने कह दिया कि कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, तो ये वाला पूरा पैरामीटर 0 होने की वजह से टोटल वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्क डन ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन। तो थर्मल आइसोलेशन क्या है? थर्मल आइसोलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी हीट ना तो सिस्टम के अंदर आ रही होती है और ना ही सिस्टम से बाहर जा रही होती है। ऐसे प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस भी कहते हैं। अगर हम इसके लिए एक इक्वेशन कंसीडर करें, PV = कांस्टेंट, जो कि बॉयल्स लॉ है, और इसके ऊपर हम एक नया कांस्टेंट डेवलप करवा दें, दैट इज गामा। ये गामा जो है ये क्या है? ये रेशो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। तो इस कांस्टेंट को इसके ऊपर डेवलप करवा के हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन। अब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लें तो उस पॉइंट पे हमने जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है उसको हमने PI और VI रख लिया, और इसकी पावर में अभी भी गामा मौजूद है, और इसको हमने कांस्टेंट के इक्वल रख लिया। अब अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन मौजूद होगी।
ये जो इक्वेशन है ये क्या है, पी आई वी आई की पावर गैमा, ये वाली इक्वेशन 2 से है और ये इक्वेशन 1 जो है वो हमने इधर कंपेयर कर लिया जस्ट। नेक्स्ट जो है इसी को अगर हम रीअरेंज करें उस इक्वेशन को तो P की वैल्यू आ जाती है पी आई वी आई गैमा और V गैमा। अब हमें पता है कि जो वर्क डन होता है आइडियल गैस पे होने वाला जो है वो W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ P इंटू डी वी के इक्वल है, जिसपे अगर हम लिमिट अप्लाई करें इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक की और P की जगह पे हम ये वाले जो इक्वेशन थी ये वाले पुट कर दें तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो ये होगा, जिसमें से पी आई और वी आई गैमा जो है ये तो एक कांस्टेंट टर्म्स है, इनको हमने बाहर ले लिया और जो इंटीग्रेशन होगी वो जस्ट ये v के लिहाज से होगी वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली। तो ये v की पावर गैमा जो है ये जब ऊपर जाएगा तो ये v की पावर माइनस गैमा इंटू डी वी हो जाएगा और जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये होगा माइनस गैमा प्लस 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1, जिसको हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे हमने जस्ट लिमिट्स अप्लाई कर लिया। लिमिट्स अप्लाई करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और उसकी पावर में 1 माइनस गैमा आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस मौजूद था और यहाँ पे माइनस गैमा प्लस 1 था, तो इसमें से हमने सिंपली माइनस को कॉमन लिया तो ये गैमा माइनस 1 हो गया और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। वहां पे जो एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू पी आई वी आई की पावर गैमा और गैमा माइनस 1 और पैरेंथेसिस में आप देख रहे हैं कि वी एफ की पावर 1 माइनस गैमा माइनस वी आई की पावर में 1 माइनस गैमा है। तो अगर हम यहाँ से सिंपली बाकी सब एक्सप्रेशन स्टार्ट से हमने वैसे ही रहने दिया, सिंपली हमने वी आई की पावर 1 माइनस गैमा को कॉमन लिया तो वो दूसरी इस साइड पे तो ये वी आई की पावर 1 माइनस गैमा था वो कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वी आई की पावर 1 माइनस गैमा नहीं था तो यहाँ पे सिंपली हम उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ये जब कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने के बाद अब देखें इसकी पावर में 1 माइनस गैमा है तो हम इसको लिख सकते हैं वी आई की पावर 1 एंड वी आई की पावर माइनस गैमा, सेपरेट आउट करके लिखेंगे तो ये गैमा और ये माइनस गैमा वाली पावर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी रह जाएगा पी आई वी आई ओवर गैमा माइनस 1 और ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब अगर हम इसमें पी आई वी आई को इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 माइनस 1 ओवर गैमा माइनस 1 आ गया और बाकी पी आई वी आई और इसी को हमने एक्सपेंड करके लिख लिया वी आई की पावर गैमा एंड वी आई की पावर माइनस 1 और इसी तरह जो है यहाँ पे भी हमने वी एफ की पावर गैमा और वी एफ की पावर माइनस 1 को सेपरेट आउट करके लिख लिया, माइनस पी आई वी आई एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमने सिंपली इसको क्या किया कि यहाँ पे हमने ये लेट किया कि हमारे पास पी आई वी आई की पावर गैमा जो है वो पी एफ वी एफ की पावर गैमा के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिया हुआ था पी वी गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इनिशियल एंड फाइनल भी आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं पी आई वी आई की पावर गैमा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ की पावर गैमा। अब इसी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे पुट करना है, ये कैसे आया, वहां से हमने सिंपली वो जो वी एफ और वी एफ की पावर माइनस 1 ऊपर से उसको कैंसिल किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। इसमें हमने यहाँ पे पी आई वी आई की पावर गैमा की जगह पे पी एफ वी एफ की पावर गैमा पुट कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी एफ की पावर गैमा और ये वी एफ की पावर गैमा कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो होगी पी एफ ओवर वी एफ की पावर माइनस 1 माइनस पी आई वी आई और वी एफ की पावर माइनस 1 जब ऊपर जाएगी बटे के ऊपर तो ये हो जाएगी वी एफ। तो सिंपली जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा W इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा माइनस 1 और इसके अलावा हम इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई, जिसमें ये जो वर्क डन है ये था हमारा वो वर्क डन जो कि आइडियल गैस पे हो रहा था ड्यूरिंग थर्मल आइसोलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जो कि एसोसिएट की जाती है ट्रांसलेशनल रैंडम एंड डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस से। तो बेसिकली हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। तो उसमें जो है काइनेटिक एनर्जी, अब आइडियल गैस के बारे में तो हम स्टडी कर चुके हैं कि आइडियल गैस की सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे जो हमें इंटरनल एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे देगा। जैसा कि हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हुए लास्ट टाइम ये देखा था एक्सप्रेशन कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की वो इक्वल थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। और अगर हम n मोल्स की बात कर रहे थे तो यहाँ पे हमने जस्ट इधर भी n को मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने सिंपली n को मल्टीप्लाई कर देना है।
अब इसी तरह अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस की फाइंड करें तो वो भी हमने एक्सप्रेशन देखा था कि वो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये दोनों इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला जो टॉपिक किया था उससे आपको ये दोनों मिल जाएंगी। याद रखना है कि जब भी मोल की बात करनी है तो इक्वेशन RT वाली लगानी है, और जब भी मॉलिक्यूल की बात करनी है तो इक्वेशन जो है वो KT वाली हमने यहाँ पे यूज करनी है। जब हम n मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, वहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए हमने इक्वेशन लिखी थी। जब हम n मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इधर भी हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने देखना है कि वर्क डन जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के दौरान वर्क डन कितना होगा। तो बेसिकली वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल वर्क डन जो है वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल ही होता है। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन आ जाएगा 3/2। अब ये जो इंटरनल एनर्जी हमने लेनी है ये मोल्स की फॉर्म में लेनी है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे जो इक्वेशन लगाएंगे वो वहाँ पे जो हमने n मोल्स के लिए जो इक्वेशन बनाई थी वही वाली हमने इंड्यूस करवानी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू n मोल्स जो है वो इक्वल होगी 3/2 nRT, वो वहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी हुई है। अब अगर हम यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ले रहे हैं तो यहाँ पे हम चेंज अप्लाई कर देंगे जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि n और r जो है ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। अब अगर हम बात करें कि एक गैस को हमने एक्सपैंड होने दिया, एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर से हमने प्रेशर को रिलीज किया और वो जो जितनी भी सिलेंडर के अंदर गैस इनक्लोज थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रही है। एक्सपैंड होने से उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है और फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाता है। यानी कि इनिशियली अगर वॉल्यूम किसी सिलेंडर में मौजूद गैस का इतना था तो अगर हमने इसके ऊपर से प्रेशर को रिलीज किया तो फाइनल वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब अगर हमने कहा कि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो गया है इनिशियल वॉल्यूम से तो हमने कहा कि एक्सपेंशन हुई है। एक्सपेंशन के केस में हमें पता है हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे जब ये डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम फाइनल वॉल्यूम को कम कर देते हैं इनिशियल से, यानी अब हमने इसी का रिवर्स प्रोसेस इसी को लेके चलना है कि पहले इतना हमारे पास वॉल्यूम था, अब हमने उसके ऊपर प्रेशर को बढ़ाना शुरू किया तो ये वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम अब क्या था, अब ये कम हो जाएगा और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा। यानी एट दी एंड ये वाला फाइनल बन जाएगा, ये वाला इनिशियल बन जाएगा। यानी इनिशियली इतना वॉल्यूम था, जैसे प्रेशर बढ़ाया वो इतना हो गया। इस केस में क्या होगा कि अब जैसे ही कंप्रेशन होगी तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस जो है वो ऐसी आइडियल गैस होगी जिसमें मोनोएटॉमिक का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उनकी मौजूद होगी उन मॉलिक्यूल्स की, और रोटेशनल या रैंडम या कोई भी और टाइप की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद नहीं होगी। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। अब एक मॉलिक्यूल जो है वो तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जी एक्सिस में। तो इसका मतलब है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो एक्स एक्सिस में भी होगी, वाई एक्सिस में भी होगी और जी एक्सिस में भी मूव कर रही होगी। इसका मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल जितने भी एक्सिस में फ्रीली मूव कर सकता है तो वो उसकी हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि वो कितने जो है वो कितने पॉइंट्स में इजीली मूव कर सकता है या डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्स एक्सिस में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में उसकी क्या होगी मॉलिक्यूल की, वाई एक्सिस में क्या होगी, जी में क्या होगी। तो ओवरऑल जो है ये जब कंबाइन हो जाएगी तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इक्विपार्टीशन थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले ये देखी थी इक्वेशन के इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी इक्वल थी 3NkT/2। ये वाली जो इंटरनल एनर्जी हमने देखी ये थी n मॉलिक्यूल्स के लिए। और अगर हमने एक और इंटरनल एनर्जी के लिए इक्वेशन देखी वो क्या थी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3nRT/2 जो कि n मोल्स के लिए थी। ये मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया कि ये हमने याद रखना है हमेशा, मॉलिक्यूल्स के लिए ये इक्वेशन लगानी है, मोल्स के लिए ये लगानी है। तो जब हमने n मॉलिक्यूल्स के लिए बात की हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 3, 1, 2 एंड 3।
तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इस 3 को हम सेपरेट कर लेते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को इंडिकेट करेगा, और बाकी n/k/T/2 को सिंपली हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, और इसी को हम इक्विपार्टीशन थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम n मोल्स के लिए बात करें तो फिर भी हमने कहा कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इस 3 को तो सेपरेट रखेंगे, बाकी nRT/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये n मोल्स के लिए इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। अब अगर इंटरनल एनर्जी देखें डायटोमिक गैस की, तो डायटोमिक गैस में दो तरह की जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉसिबल है, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दूसरी जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है I⍵² के, 1/2 I⍵²। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो है 1/2 I⍵² के इक्वल है, जिसमें हमने देखना है कि यहाँ पे अब कितने इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम बनते हैं। जाहिर सी बात है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में तो इसके तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, x वाला, y और z, यानी कि वो एक्सिस में भी मूव कर रहा है मॉलिक्यूल, y में भी मूव कर रहा है और z में भी। लेकिन जब हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे कहा कि जो भी रोटेशन हो रही है मॉलिक्यूल की वो z एक्सिस के अलोंग है, और अगर z एक्सिस के अलोंग रोटेशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगा। तो Iz = 0 होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो हम लेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो होगी सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट उसका लेंगे और y लेंगे, क्योंकि z वाला हम 0 कर चुके हैं। तो इस केस में देखें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी बनती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसका मतलब है कि इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को n/k/T/2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। मोनोटोमिक गैस के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थे, तो हमने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इस केस में क्योंकि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे n/k/T/2 के साथ, तो ये इंटरनल एनर्जी आ जाएगी n मॉलिक्यूल्स की ऑफ डायटोमिक गैस। इसी तरह अगर हम n मोल्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमने nRT को सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैस की। मोनोटोमिक गैस में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायटोमिक में दो मॉलिक्यूल्स या दो हो सकते हैं मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर हम पॉलीटोमिक गैस की बात करें तो पॉलीटोमिक गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसी तरह पॉलीटोमिक के लिए भी सॉल्व आउट किया जा सकता है। और जो भी जितने भी आज हमने टॉपिक्स पढ़े, उम्मीद है आपको सब समझ आ गए होंगे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।